हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था, कल हमने कौन सा टॉपिक शुरू किया था। कल हमने टॉपिक शुरू किया था बीकानेर के राठौड़ राजवंश को हमने शुरू किया था और हमने राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में भी जान लिया था कि बीकानेर की स्थापना किस प्रकार से हुई थी और बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव किसने रखी थी और बीकानेर शहर की स्थापना भी कब की गई थी और किसने की थी। तो ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। इसके बाद में देखो, हमने पहला शासक पढ़ा था, उसका नाम था राव बीका। क्योंकि राव बीका के बारे में हमने सब कुछ बातें जानी। उसके बाद में राव बीका के बाद में शासक बनता है बीकानेर का राव लूणकरण। राव लूणकरण की भी हमने कुछ बातें की, जिनमें हम बात करना चाहिए कि लूणकरण को कहते हैं कलयुग का करण। कि कलयुग का करण किसको कहा गया है, तो कलयुग का करण आपके राव लूणकरण को कहा गया है। साथ में उसके साथ में हमने ये भी बात की थी कि राजपूताने का करण किसको कहा गया है, तो राव राय जो है आपके राव राय सिंह को, यानी बीकानेर के शासक जिनका नाम था राव राय सिंह, तो राव राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने कलयुग का करण कहा था। इसके बाद में देखो, हमने लूणकरण की एक और बात जानी थी कि उनको दानशीलता के आधार पर उनको दानीकरण भी कहा गया था। देखो, आज हम बात करते हैं, हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये कुछ बातें हमने कर ली थी। राव लूणकरण के बाद में शासक बनते हैं आपके सामने राव जेत सिंह। कौन बने थे, राव जेत सिंह। यानी कि राव लूणकरण के बाद में शासक बनते हैं राव जेत सिंह। और राव जेत सिंह का सबसे पहले हम शासनकाल जानना चाहे तो राव जेत सिंह का जो शासनकाल है 1524 में शुरू हुआ था। कब हुआ, सॉरी 1526 में। यानी कि 1526 में इनका शासनकाल शुरू होता है और 1541 ईस्वी तक राव जेत सिंह का क्या रहा था, शासनकाल रहा था। अब देखो, शासनकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट की कुछ बातें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी पहली बात कि इनका एक पुत्र था जिसका नाम था कल्याणमल। क्या नाम था, इनके एक पुत्र था जिसका नाम था कल्याणमल। क्या नाम था, कल्याणमल। देखो, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था कल्याणमल और राव जेत सिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को 1527 ईस्वी में, कब, 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में भेजा था। खानवा युद्ध में राणा सांगा का सहयोग करने के लिए भेजा था। किसका, सांगा का सहयोग करने के लिए भेजा था। अब देखो, ध्यान से सुनना कि राव जेत सिंह का एक पुत्र था। राव जेत सिंह का पुत्र था जिसका नाम था कल्याणमल और कल्याणमल को राव जेत सिंह के द्वारा 1527 17 मार्च 1527 ईस्वी में जो आपके खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और सांगा के मध्य, उस युद्ध में सांगा की सहायता करने के लिए किसको भेजा गया था, तो बीकानेर से कौन गया था, तो कल्याणमल वहां पर खानवा युद्ध में सहायता करने के लिए गया था। ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। देखो, उसके बाद में हम बात करते हैं कि बाबर के साथ भी इनके खानवा युद्ध हो गया। अब देखो, लाहौर का उस समय शासक कौन था, उस समय लाहौर का शासक था बाबर का पुत्र था जिसका नाम था कामरान। क्या नाम था, कामरान। अब देखो, लाहौर का शासक था कामरान, यानी कि बाबर का पुत्र। इसके पिता का क्या नाम था, बाबर। क्या नाम था, बाबर। बाबर कौन था, बाबर की भी हम बात करेंगे, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम जानेंगे बाबर के बारे में। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, ये इसकी डिटेल के साथ में हम बात करेंगे, मुगल वंश पढ़ेंगे तब। देखो, हम बात करते हैं कि लाहौर का शासक था कामरान और कामरान किसका पुत्र था, तो कामरान पुत्र था आपके बाबर का। तो कामरान ने 1534 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया, आपके भटनेर पर आक्रमण किया। भटनेर पर, भटनेर पर आक्रमण किया। भटनेर पर आक्रमण किया। भटनेर पर आक्रमण करने के बाद भटनेर का जो संरक्षक था, दुर्ग का रक्षक जिसको बोलते हैं, उसका नाम था खेतसी, यानी कि राव खेतसी। क्या नाम था, राव खेतसी। कि लाहौर का शासक था कामरान। कामरान ने 1534 ईस्वी में भटनेर पर आक्रमण किया और भटनेर का उस समय दुर्ग का जो संरक्षक कौन था, यहाँ की है जो सुरक्षा कौन कर रहा था, तो उसका नाम था राव खेतसी। और राव खेतसी यहाँ पर क्या होता है, मारा जाता है। और भटनेर पर आक्रमण कौन कर लेता है, तो भटनेर को जीत लेता है आपके कामरान। कामरान ने भटनेर पर आक्रमण किया और भटनेर को किसने जीत लिया, कामरान ने जीत लिया। यानी कि बाबर के पुत्र कामरान ने भटनेर को जीत लिया। भटनेर दुर्ग जिसको आप बोलते हो,
ठीक है। वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में बठनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में बना हुआ है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बठनेर दुर्ग कहाँ पर है, तो बठनेर दुर्ग आपके हनुमानगढ़ जिले में बना हुआ है। अब देखो बात कैसी होती है कि कामरान कहाँ पर बैठा हुआ है, आपके हनुमानगढ़ बठनेर दुर्ग में बैठा हुआ है। तो देखो इसने क्या किया, इसने बीकानेर का उस समय शासक था आपके राव जेत सिंह। राव जेत सिंह उस समय बीकानेर का शासक था। तो आपके कामरान ने इसको किसके लिए बाध्य किया, तो इसको किया आपके अधीनता स्वीकार करने के लिए आपके राव जेत सिंह को बाध्य किया। बीकानेर के शासक राव जेत सिंह को इसने कहा कि तू मेरी क्या कर ले, अधीनता स्वीकार कर ले। तो राव जेत सिंह ने अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। क्योंकि राव जेत सिंह अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है। और बठनेर के बाद में बीकानेर दुर्ग पर किसने आक्रमण किया था, तो बीकानेर दुर्ग पर आपके कामरान ने आक्रमण किया। अब देखो जैसे ही आक्रमण किया बीकानेर दुर्ग पर, तो राव जेत सिंह बीकानेर दुर्ग को छोड़कर बीकानेर से बाहर निकल जाता है। कहां पर, बीकानेर से बाहर निकल गया। और बीकानेर किसने सौंपा, तो राव जेत सिंह ने भोजराज, जिसका नाम क्या था, भोजराज रूपावत को बीकानेर दुर्ग सौंपता है राव जेत सिंह। राव जेत सिंह भोजराज रूपावत को बीकानेर दुर्ग सौंपता है और स्वयं बीकानेर से बाहर की तरफ चला जाता है। अब देखो इस पर अधिकार किसका हो गया, बठनेर के बाद में कामरान का अधिकार किस पर हो गया, बीकानेर दुर्ग पर कामरान का अधिकार हो गया। अब बीकानेर किसके नियंत्रण में है, तो कामरान के नियंत्रण में है आपके बीकानेर दुर्ग। अब देखो बात ऐसी होती है कि कुछ समय के बाद में यहाँ पर कौन रह रहा है कि आपके बीकानेर में किसका अधिकार है, कामरान का अधिकार है। अब कुछ समय के बाद में आपके राव जेत सिंह ने अचानक से आक्रमण किया। किस पर, अचानक से बीकानेर पर जो अधिकार है ना कामरान का, मुगल, ये कौन था, मुगल था। तो मुगल व्यक्ति कौन था, कामरान। और इसकी सेना पर अचानक से राव जेत सिंह आक्रमण करता है और यहाँ पर कौन हार जाता है, कामरान हार जाता है। पुनः बीकानेर पर कौन अधिकार कर लेता है, तो पुनः आपके राव जेत सिंह बीकानेर पर अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार की ये कुछ कहानी थी। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो आगे हम चलते हैं। अब ये जो युद्ध हो गया, तो इसका हमारे को प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो इसका प्रमाण मिलता है बिट्टू सूजा के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था राव जेतसिंह छंद। यानी कि राव जेतसिंह छंद, ये किसने लिखा था, तो राव जेतसिंह जो छंद लिखा है वो लिखा है आपके बिट्टू सूजा ने। और बिट्टू सूजा कहता है कि कामरान व जेतसिंह के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन कौन करता है, तो ये करता है राव जेतसिंह छंद। किसने लिखा था, तो बिट्टू सूजा ने राव जेतसिंह छंद लिखा था। उसमें इस युद्ध का क्या किया गया, वर्णन किया गया है। और ये जो कहानी मैंने बताई है वो किसके आधार पर बताई है, तो ये जो घटना बताई है वो मैंने बिट्टू सूजा का जो ग्रंथ लिखा हुआ है जिसका नाम है राव जेतसिंह छंद, उसके आधार पर ही मैंने ये आपको ये बात बताई है। अब देखो इसके बाद में राव जेतसिंह के समय की एक घटना और आती है 1541 की, जिसको बोलते हैं पाहेबा साहेबा का युद्ध। क्या बोलते हैं, पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541 में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पाहेबा साहेबा का युद्ध कब हुआ था, तो पाहेबा साहेबा का युद्ध आपके 1541 ईस्वी में हुआ था। और किस किस रियासत के मध्य हुआ था, तो ये आपके बीकानेर रियासत और साथ में आपके एक रियासत है जिसका नाम है जोधपुर। तो ये बीकानेर के मध्य, बीकानेर व जोधपुर के मध्य हुआ था। किसके मध्य, बीकानेर व जोधपुर रियासतों के मध्य हुआ था। उस समय बीकानेर का शासक कौन था, तो राव जेतसिंह था। कौन था, उस समय बीकानेर का शासक राव जेतसिंह था। और जोधपुर का शासक कौन था, राव मालदेव। कौन था, राव मालदेव था। अब देखो इस युद्ध में कौन जीतता है, राव मालदेव इस युद्ध में जीतता है और राव जेतसिंह इस युद्ध में हार जाता है। और राव जेतसिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी।
थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि राव जेतसी की जो मृत्यु हुई थी वो किस युद्ध में हुई थी। तो राव जेतसी की जो मृत्यु हुई थी वो पाहेबा साहिबा का जो युद्ध हुआ था 1541-42। कई जगह 42 भी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है आपको 1541-42 दोनों ही आपको ध्यान रखना है कि पाहेबा साहिबा का युद्ध हुआ था 1541-42 में। उसमें किसकी मृत्यु हो गई थी? तो अब राव जेतसी की मृत्यु हो गई थी। अब देखो इसमें जीत गया कौन? राव मालदेव इसमें जीत जाता है। अब राव मालदेव के द्वारा बीकानेर पर क्या कर लिया गया? अधिकार। बीकानेर पर क्या कर लिया गया? अधिकार कर लिया गया। किसके द्वारा? मालदेव उस समय शक्तिशाली था। उस समय राजस्थान का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? राव जेतसी के समकालीन ही था आपके राव मालदेव। और उस समय राजस्थान का सबसे शक्तिशाली शासक था आपके मालदेव। कौन था? मालदेव था। और उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह था। तो उदय सिंह की शक्ति तो कमजोर हो चुकी थी, मेवाड़ की शक्ति तो आपके सामने कमजोर हो चुकी थी, और मारवाड़ की शक्ति उस समय बढ़ चुकी थी। और मारवाड़ का उस समय प्रतापी शासक कौन था? तो मालदेव था। थोड़ा सा ये ध्यान रखना। इसके बाद देखो बीकानेर पर अधिकार कौन कर लेता है? आपके मालदेव बीकानेर पर अधिकार कर लेता है। और इसका एक पुत्र था, राव जेतसी का एक पुत्र था जिसका नाम था आपके कल्याणमल। कौन था? कल्याणमल। इसका पुत्र था जिसका नाम था कल्याणमल। कल्याणमल यहां से भागता है। कहां से? मारवाड़ से कल्याणमल भागता है और किसके पास में शरण लेता है? शेर शाह सूरी। उस समय क्या नाम था उसका? शेर शाह सूरी। उस समय दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठा है? तो शेर शाह सूरी। मुगल वंश और मुगल वंश के बीच में एक राजवंश वंश और आ गया था जिसका नाम था सूरवंश। सूरवंश बीच में घुस गया था और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका नाम था शेरशाह सूरी। और कल्याणमल यहाँ से भागता है और शेरशाह सूरी के पास में क्या ले लेता है? शरण ले लेता है। अब देखो इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद में शासक बनता है आपके राव कल्याणमल। और राव कल्याणमल की क्या बातें हैं उनको हम जानते हैं। तो राव कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास में चला गया। शेरशाह सूरी ने उसका सहयोग किया। और सहयोग कैसे किया? किस प्रकार से किया? किस प्रकार से वापस बीकानेर को कल्याणमल को किस प्रकार से सौंपा गया शेरशाह सूरी के द्वारा, उसकी हम बात करते हैं। तो आपके सामने शासक कौन बन जाते हैं? वो बन जाते हैं राव कल्याणमल। राव कल्याणमल। देखो इनका शासनकाल 1541 से 1574 ईस्वी तक इनका शासनकाल आता है। 1574 ईस्वी तक। अब देखो इन्होंने किसके पास में शरण ली है? तो इन्होंने शरण ली है शेर शाह सूरी के पास में। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली किसके अंडर में थी उस समय? तो दिल्ली का उस समय शासक था शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के पास में शरण ले लेता है आपके राव कल्याणमल। अब देखो बात ऐसी होती है, उसी समय जब ये इसने शरण ली उसी समय होता है आपके जोधपुर पर आक्रमण कौन करता है? तो जोधपुर पर आक्रमण करता है आपके शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था वो 5 जनवरी 1540 ईस्वी को शेरशाह सूरी और जोधपुर के शासक मालदेव के मध्य हुआ था, जिसमें मालदेव की हार होती है और शेरशाह सूरी की इसमें जीत होती है। जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के बारे में कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है। और गिरी सुमेल के युद्ध को दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम तो इसको बोलते हैं जेतारण का युद्ध। और ये कहां पर हुआ था? तो ये आपके पाली में हुआ था। देखो बात करते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है जेतारण। गिरी सुमेल का युद्ध कहां पर पड़ता है? पाली में पड़ता है। ये कब हुआ था? 5 जनवरी 1540। 5 जनवरी 1540 ईस्वी को आपके शेरशाह सूरी के साथ में कौन था? मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ के मध्य होता है। मालदेव राठौड़ इसमें हार जाता है और शेरशाह सूरी की इसमें क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। और इस युद्ध के बारे में कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये किस युद्ध के बारे में कहा था? किसने कहा था? तो शेरशाह सूरी ने कहा था। और ये गिरी सुमेल युद्ध के बारे में कहा था। इसका दूसरा नाम क्या है? जेतारण का युद्ध भी कहा था। अब देखो इसमें किसकी हार हो जाती है? गिरी सुमेल के युद्ध में आपके जोधपुर के शासक मालदेव की हार हो जाती है। जैसे ही जोधपुर के शासक मालदेव की हार हुई, बीकानेर पर किसका नियंत्रण आ गया? शेरशाह सूरी का नियंत्रण आ गया। और शेरशाह सूरी ने कल्याणमल को क्या दे दिया? बीकानेर सौंप दिया।
ठीक है। तो इस प्रकार से बीकानेर किसके पास में आया था, तो राव कल्याणमल के पास में बीकानेर पुनः आ गया था। कब आ गया था, 1540 ईस्वी में पुनः आ गया था। देखो आगे लिख लीजिए मैं, ठीक है। तो ये घटना थी कि गिरिश सुमेल का जो युद्ध हुआ था 1540 में, उसके बाद में कल्याणमल को शेरशाह सूरी के द्वारा बीकानेर सौंपा गया था, ठीक है। देखो आगे हम बात करते हैं। अब एक बात और करना चाहिए, यही हम बात करना चाहिए कि अकबर के इनके समकालीन कौन था, अकबर था बाद में, ठीक है। अकबर ने क्या लगाया था 1570 में, क्या लगाया था, नागौर दरबार। कि अकबर के द्वारा 1570 टाइम पीरियड के मध्य ही है, 72 तक ये शासक रहे थे। तो अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाने के जरिए से जो है आपके नागौर दरबार लगाया था। अब ध्यान से सुनना है कि बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो कौन था, कल्याणमल था। कि बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की क्या की थी, अधीनता स्वीकार की थी। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि मुगलों के साथ में बीकानेर का प्रथम शासक जिसने अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद में देखो मुगलों के साथ में इसने सबसे पहले वैवाहिक संबंध भी कर लिए। क्या कर लिए, वैवाहिक संबंध भी कर लिए। इसका पुत्र था जिसका नाम था राय सिंह। क्या नाम था, राय सिंह। और राय सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था राजकुंवरी। क्या नाम था, राजकुंवरी। अब ये राजकुंवरी क्या लगती है, देखो ध्यान से समझना। राव कल्याणमल का एक पुत्र था राय सिंह, और राय सिंह की पुत्री क्या नाम था, जिसका नाम था राजकुंवरी। अब ये क्या लगती है, इसकी पोती लगती है। और पोती का विवाह इसने किसके साथ में कर दिया, अकबर के साथ में कर दिया। यानी कि मुगल शक्ति के साथ में अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ अधीनता स्वीकार कर ली मुगलों की, कल्याणमल था। और मुगलों के साथ में पहले वैवाहिक संबंध बीकानेर के शासक कौन था जिन्होंने किया था, तो आपके सामने कौन था, राव कल्याणमल ही था, ठीक है। राव कल्याणमल ने अपनी पोती का विवाह जिसका नाम था राजकुंवरी का विवाह किसके साथ में कर दिया था, अकबर के साथ में कर दिया था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो आगे हम चलते हैं। इसके बाद में इनकी 1574 ईस्वी में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और 1574 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद में शासक बनता है इनका बड़ा पुत्र जिसका नाम था राय सिंह। अब देखो थोड़ी सी हम पहले एक बात करना चाहें कि 1570 ईस्वी में जब नागौर दरबार हुआ, कौन सा, नागौर दरबार। देखो थोड़ी सी बात आपको जाननी जरूरी है कि 1570 ईस्वी में नागौर दरबार हुआ, और नागौर दरबार में किसने अधीनता स्वीकार कर ली, कल्याणमल ने। किसने, कि 1570 में नागौर दरबार हुआ और नागौर दरबार में कल्याणमल के द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली। और कल्याणमल के दो पुत्र थे, कितने थे, दो पुत्र थे, जिनमें एक पुत्र इसका बड़ा पुत्र था, दूसरा इसका छोटा पुत्र था। बड़ा पुत्र तो आपके सामने कौन था, इसका जो बड़ा पुत्र था कल्याणमल का बड़ा पुत्र राय सिंह था, जबकि इसका छोटा पुत्र जिसका नाम था कुंवर पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम था, पृथ्वीराज राठौड़। कल्याणमल के द्वारा इन दोनों की नियुक्ति कहां पर कर दी गई, इनको कहां पर तैनात कर दिया गया, तो इनको मुगल दरबार में तैनात कर दिया गया। अब देखो राय सिंह छोटी सी उम्र में ही वहां पर चला गया, मुगल दरबार में चला गया, तो मुगल दरबार में यह विश्वसनीय हो गया। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले, यदि आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि अकबर का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति कौन था, तो अकबर का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति कौन था, तो अकबर का, तो ध्यान से समझना इसको बात को, तो वो था मान सिंह कछुआ। अकबर का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति कौन था, तो अकबर का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था मान सिंह। जबकि हम बात करें अकबर के बाद में शासक कौन बना, तो जहांगीर बना। और जहांगीर का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति कौन था, तो आपके था राय सिंह राठौड़। कौन था, राय सिंह राठौड़ अकबर का, इसका राय सिंह राठौड़ जहांगीर का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था।
अब देखो इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली और अपने दोनों पुत्रों को कहां पर नियंत्रित कर दिया, मुगल दरबार में इन्होंने तैनात कर दिया और इनकी मृत्यु हो जाती है आपके। और मृत्यु के बाद में शासक कौन बनता है, इनका बड़ा पुत्र बनता है जिसका नाम था राय सिंह, और इनका छोटा पुत्र जिसका नाम है पृथ्वीराज राठौड़, ये कहां पर रह रहा है, तो ये आपके रह रहा है मुगल दरबार में। अब जब मुगल दरबार में अकबर के समकालीन रह रहा था ये कौन, पृथ्वीराज राठौड़, तो पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला किसने दे दिया था, तो अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दुर्ग आपके भेंट कर दिया था। और ये कहां पर रहते थे, तो पृथ्वीराज राठौड़ आपके गागरोन के दुर्ग में ही रहते थे। उसकी हम बात करेंगे जो झालावाड़ में स्थित है। अब देखो हम बात करें राय सिंह की, बात कर रहे थे हम राय सिंह राठौड़ की, तो राय सिंह राठौड़ की हम बात करें तो इनके पास में एक उपाधि है। सबसे पहले इनकी उपाधि की बात करते हैं कि इनके पास में कौन सी उपाधि थी, तो इनको कहा जाता था महाराजा। एक तो इनके पास में उपाधि थी महाराजा, इनके नाम के आगे क्या लगता है, महाराजा राय सिंह भी लगता है। इसके बाद में इनके पास में एक और उपाधि थी जिसको बोलते हैं महाराजाधिराज, महाराजाधिराज किसको बोलते हैं, तो महाराजाधिराज आपके राय सिंह राठौड़ को बोलते हैं। अब देखो एक बात महत्वपूर्ण आती है इनकी कि मुगल साम्राज्य का स्तंभ किसको कहा गया है। थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनना कि मुगल साम्राज्य का, प्रश्न के रूप में ले लेते हैं, मुगल साम्राज्य का स्तंभ, कि मुगल साम्राज्य का स्तंभ किसको कहा गया है, तो मुगल साम्राज्य का स्तंभ आपके राय सिंह राठौड़ को कहा गया है। ठीक है, और ये सबसे विश्वसनीय किसका था, तो ये जहांगीर का सबसे विश्वसनीय था, इसकी हम बात कर चुके हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मुगल साम्राज्य का स्तंभ किसको कहा गया है, तो राय सिंह राठौड़ को कहा गया है। इसके बाद में देखो इनका एक और नाम आता है कि इनको बोलते हैं राजपुताने का करण। ये किसने बोला था, तो मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का करण कहा था। ये बात भी जरूरी है। और साथ में हम बात करना चाहिए, हम पहले भी कर चुके हैं कि आपके कलयुग का करण किसको बोलते हैं, साथ में दानी करण किसको बोलते हैं, तो राव लूणकरण को दानी करण या कलयुग का करण बोलते हैं। इसके बाद में देखो राजपुताने का करण, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण राव राय सिंह को कहा था, जो बीकानेर के शासक थे। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि इनके समकालीन इनके प्रधानमंत्री कौन थे। तो इनके प्रधानमंत्री थे उस समय करमचंद पवार। ध्यान से इस बात को भी सुननी है कि इनके समकालीन इनके प्रधानमंत्री कौन थे, तो इनके प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था करमचंद पवार। और इनके प्रधानमंत्री करमचंद पवार की देखरेख में, करमचंद पवार कि राय सिंह राठौड़ के प्रधानमंत्री करमचंद पवार की देखरेख में राय सिंह राठौड़ के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का क्या करवाया गया था, जूनागढ़ दुर्ग का इसने निर्माण करवाया था। अब देखो जूनागढ़ दुर्ग का एक उपनाम मिलता है, और जूनागढ़ दुर्ग कहां पर बना हुआ है, बीकानेर में। तो ध्यान रखना है कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो राव राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण अपने प्रधानमंत्री करमचंद पवार की देखरेख में करवाया था। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जूनागढ़ दुर्ग कहां पर बना हुआ है, तो बीकानेर में बना हुआ है। और जूनागढ़ दुर्ग को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जमीन का जेवर। जब हम दुर्ग पढ़ेंगे तब भी हम बात करेंगे इनको, जो आपके जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर वाला, उसको बोलते हैं जमीन का जेवर। अब ये जमीन का जेवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये समतल भूमि पर बना हुआ है, यानी कि रेगिस्तान में बना हुआ है, इस कारण इसको बोलते हैं जमीन का जेवर। यानी कहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ जमीन का जेवर है और बीकानेर में बना हुआ है। साथ में देखो एक और बात करना चाहे कि जो जूनागढ़ दुर्ग है, इसके दरवाजे पर इसका एक दरवाजा है जिसका नाम है, हम यहाँ पर ले लेते हैं, जिसका नाम है आपके सूरज पोल। सूरज पोल पर राय सिंह के द्वारा राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई गई थी, राय सिंह प्रशस्ति। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बीकानेर दुर्ग भी बोल सकते हो आप इसको, डायरेक्ट जूनागढ़ दुर्ग को क्या बोल सकते हो, बीकानेर दुर्ग भी। और बीकानेर दुर्ग का एक दरवाजा है जिसका नाम है सूरज पोल, और सूरज पोल पर राय सिंह प्रशस्ति किसने लगवाई थी, तो आपके राय सिंह ने राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी।
और यदि हम इसकी बात करना चाहें कि इसकी रचना किसने की थी, तो जेईता ने इसकी रचना की थी। साथ में हम बात करें कि राय सिंह राठौड़ के द्वारा जयमल व फत्ता की मूर्ति कहाँ पर लगवाई गई थी, तो जयमल व फत्ता की मूर्ति आपके जूनागढ़ दुर्ग में लगवाई गई थी। थोड़ी सी ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कि जयमल राठौड़ व फत्ता राठौड़ की मूर्ति किसके द्वारा लगवाई गई थी, जयमल और फत्ता की मूर्ति आपके राय सिंह राठौड़ के द्वारा लगवाई गई थी। और इसके बाद में इनकी 1612 ईस्वी में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये थे आपके राय सिंह राठौड़। अब देखो हमने बात की है कि 1570 में नागौर दरबार हुआ, उस समय कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार कर ली और अपने बड़े पुत्र और छोटे पुत्र को कहाँ पर नियुक्त कर दिया था, तो आपके नियुक्त कर दिया था मुगल दरबार में। और उनके मृत्यु के बाद में शासक बन गए आपके, इनका बड़ा पुत्र था जिसका नाम था राय सिंह राठौड़, और इनका एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था कुंवर। इनके छोटे पुत्र का नाम क्या था, कुंवर। तो आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे राय सिंह राठौड़ का एक भाई था जिसका नाम था कुंवर पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम था, कुंवर पृथ्वीराज राठौड़। ये किसका भाई था, तो इसका भाई का नाम क्या था, राय सिंह, राय सिंह, जो कल्याणमल का पुत्र था। इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था कल्याणमल। अब देखो ध्यान से सुनना कि जब इनको मुगल दरबार में नियुक्त किया गया और ये मुगल दरबार में रह रहे हैं, तो मुगल दरबार में जब ये दोनों भाई रह रहे थे उस समय जो है आपके घाघरोन का किला अकबर ने किसको दे दिया था, तो घाघरोन का किला आपके अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया था। अब पृथ्वीराज राठौड़ को घाघरोन का किला दिया गया, कहां पर है ये, झालावाड़ में। झालावाड़ में घाघरोन का किला बना हुआ है, जो किस श्रेणी में आता है, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो घाघरोन के किले में कौन रह रहे हैं, तो पृथ्वीराज राठौड़ घाघरोन के किले में रह रहे हैं। और घाघरोन के किले में रहते रहते इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। वो ग्रंथ कई एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका है, जिसका नाम है वेली किशन रुक्मणी रिवचनिका। कि वेली किशन रुक्मणी रिवचनिका, ये ग्रंथ किसने लिखा था, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणी रिवचनिका ग्रंथ लिखा था घाघरोन के दुर्ग में बैठकर। अब देखो इस दुर्ग को जब दुर्सा आडा ने देखा, किसने, दुर्सा आडा ने इस दुर्ग को देखा, तो इसने कहा कि वाह क्या गजब है। इसने इसको क्या कहा था, तो पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा था। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, वैसे वेद कितने हैं, 4 वेद है, तो दुर्सा आडा ने इसको 5वां वेद कहा था। और पुराण कितने हैं, 18 पुराण है, लेकिन इस ग्रंथ को 19वां पुराण दुर्सा आडा ने कहा था। और ये किस भाषा में लिखा हुआ है, तो इसकी भाषा शैली है आपके डिंगल। कौन सी है, डिंगल। अब ध्यान रखना कि डिंगल का हीरो किसको कहा जाता है और डिंगल का हेरोंस किसको कहा जाता है, तो आपके कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिंगल का हीरो या हेरोंस, यानी डिंगल का हेरोंस, यानी कि डिंगल का हेरोंस या डिंगल का हीरो आपके पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। किसने कहा था, तो ये कहा था एलपी टेसीटोरी ने। एलपी टेसीटोरी के द्वारा, एलपी टेसीटोरी कि एलपी टेसीटोरी के द्वारा डिंगल का हीरो किसको कहा गया है, तो एलपी टेसीटोरी के द्वारा डिंगल का हीरो आपके पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। वैसे ये पिंगल भाषा को भी जानते थे, साथ में डिंगल भाषा को इन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया था। और इनको कहा जाता है, जो आपने एक कविता का नाम, एक रचना का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं पाथल और पित्थल, जिसमें पाथल किसको कहा गया है, तो महाराणा प्रताप को पाथल कहा गया है, और पृथ्वीराज राठौड़ को इसमें क्या कहा गया है, तो पित्थल आपके पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। और किसने की थी इसकी रचना, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो पित्थल किसको कहा गया है, तो पृथ्वीराज राठौड़ को पित्थल कहा गया है। साथ में डिंगल का हीरो किसको कहा गया है, एलपी टेसीटोरी के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरो कहा गया है। अब देखो इनकी यदि हम मृत्यु की बात करें, तो इनकी मृत्यु हुई थी आपके विश्रांत घाट आगरा में। इनकी मृत्यु हो जाती है आपके विश्रांत घाट आगरा में, इनकी मृत्यु हो गई। और इनके आगे चलकर वंशज किस नाम से जाने जाते हैं, वंशज किस नाम से, इनके वंशज क्या कहलाए, तो इनके वंशज कहलाए थे
रोथ, पृथ्वीरोत इनके वंशज कहलाए थे। अब यदि हम एलपी टेसीटोरी का नाम आया है तो इसको बोलते हैं धोराराधोरी, धोराराधोरी। कि एलपी टेसीटोरी को क्या बोलते हैं, तो धोराराधोरी किसको बोलते हैं, तो एलपी टेसीटोरी को धोराराधोरी बोलते हैं। साथ में यदि हम बात करें कि इन्होंने अपनी कर्म भूमि किसको बनाई थी, तो राजस्थान में इसने अपनी कर्म भूमि बनाई थी बीकानेर को। किसको बनाई थी, बीकानेर को। थोड़ी सी ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये थे आपके लूणकरण के दो पुत्र, जिनमें बड़ा पुत्र तो था आपके बड़ा पुत्र था, और उसके बड़ा पुत्र लूणकरण के बाद में शासक बनता है, जबकि कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ शासक नहीं बनाता, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इनकी कुछ बातें की है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। आज हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट कक्षा में। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में अब।